हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अपना पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया था ना, भौतिक जगत। देखो, आप सिलेबस की टेंशन मत लेना कि एनसीईआरटी लागू होगी या आरबीसी लागू होगी, लेकिन जो भी आपके सब्जेक्ट लागू होगा या कोर्स लागू होगा उसका फिज़िक्स का सिलेबस तो लगभग क्या हुआ वही सेम ही रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है एक दो टॉपिक ऐड हो जाए या कम हो जाए, लेकिन सिलेबस आपको फिजिक्स का ये तो हर जगह आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने आपको कल भी डिफाइन किया था कि या तो आप जेईई मेंस देख लो, नीट देख लो, एयरफोर्स देख लो, कहाँ भी सिलेबस तो आपके ये रहना है। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक जगत। भौतिक जगत में कल हमने बात की थी कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। ठीक है, और अगला उसी बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कि गणित है वो किस प्रकार भौतिकी से संबंधित है, ये दो बात की थी। और इसके बाद फिजिक्स में जो दो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं कौन कौन से अपने पास, यूनिफिकेशन, कल बात की थी ना, एक यूनिफिकेशन की, और जिसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकरण। ठीक है, इसके बारे में बात की थी। ये क्या था कि अपन एक नियम से अनेक प्रकार की घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या था, रिडक्शनिज्म। दूसरा अपने पास था रिडक्शनिज्म, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं न्यूनीकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी एक चीज़ का अध्ययन करना है, फॉर एग्जांपल जनरेटर था अपने पास, तो आप उसके कंपोनेंट जिससे वो मिलकर बना है उसकी अगर आप स्टडी कर लो तो अपन क्या बता सकते हैं कि ये पूरा कैसे वर्क कर रहा है, और इसमें जो कंपोनेंट यानी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है या जिनसे मिलकर बना है इनका आप फ्यूचर में क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने कल बात की थी। हाँ, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है। तो अपने पास जो आज हेडिंग है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। हिंदी में बोले भी स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी के प्रयोजन क्या क्या है, भौतिकी के प्रयोजन क्या क्या है, यानी अगर सही बोले तो भौतिकी के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये अपन कहाँ इसको पढ़ेंगे, यानी भौतिकी के अपन को क्या बताने हैं, कार्य क्षेत्र बताने हैं। अब देखो, जनरली आप क्या देखते हो, भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत है, यानी वाइड है बहुत ज़्यादा। कैसे आप जनरली देखते हो अपने आसपास की चीज़ें, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये कैसे संभव हुआ। ठीक है, आसपास जो हवा चल रही है कभी तेज़ तो कभी धीमी, ऐसा क्यों है। ठीक है, दिन रात हो रहे हैं तो कौन सी गति से हो रहे हैं, ये सभी क्या है, एक तरह का फिजिक्स है। यानी आपने एक छोटी सी चीज़ जो वीडियो देख रहे हो पूरा आपने कहाँ तक चले गए, दिन रात या ब्रह्मांड तक चले गए। यानी भौतिकी का कार्य क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ फिजिक्स वो क्या है, बहुत वाइड है, यानी विस्तृत है। ठीक है, इसीलिए भौतिकी के कार्य क्षेत्र को दो रुचिकर प्रभाव क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के कार्य क्षेत्र को दो रुचिकर प्रभाव यानी इंटरेस्ट से, रुचिकर बोलते हैं ना, दो रुचिकर प्रभाव क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। दो रुचिकर प्रभाव क्षेत्रों में इसको बांटा गया। एक प्रभाव क्षेत्र है अपने पास स्थूल प्रभाव क्षेत्र, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। इसका क्या मतलब है, स्थूल का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक इंग्लिश में। ठीक है, और आप ऐसे वर्ड तो समझ रहे हो, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़े रूप में। यानी अपन भौतिकी के कार्य क्षेत्र को दो चीज़ों में डिफाइन करते हैं, एक तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र और दूसरा है अपने पास सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। ये क्यों बांट दिया भाई, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा इसीलिए किया कि अपन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पर पढ़ सके। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक। इतनी बात समझ में आई।
अब देखो, यानी स्थूल प्रभाव क्षेत्र कौन सा होगा, जहाँ पर हम बड़े रूप का अध्ययन करें, जैसे अपना पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के नियम, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे। कहाँ पर, अपने स्थूल प्रभाव क्षेत्र में। तो आप इसके सामने क्या लिखोगे, तो प्रयोगशाला में जो भी घटनाएं घटित होती है, प्रयोगशाला किसे बोलते हो आप? प्रयोगशाला एक रूम होता है, वो क्या प्रयोगशाला? नहीं, जहाँ पर अपनी घटनाएं घटित हो या जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव करना चाहिए। प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी, ठीक है। प्रयोगशाला और पार्थिव रूप से यानी बड़े रूप से, पार्थिव रूप से, और कहाँ पर, खगोलीय घटना, खगोलीय इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, खगोलीय घटनाएं, इन प्रकार की सभी घटनाओं का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र में। ठीक है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बड़े रूप में, फॉर एग्जांपल ये बॉल लिया आपने, फेंकी, किस स्पीड से गई, कहाँ टकराई, ठीक है, वापस लौट के आई, तो आपने मोटा मोटी अध्ययन किया बॉल का, तो ये किस में आ जाएगा अपने पास, मैक्रो में। ठीक है, अब ये कैसे अध्ययन करेंगे अपन आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर जितने भी अपने एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय घटनाएं, रात दिन कैसे होना, कौन सा ग्रह कैसे चक्कर लगा रहा है उसके साथ, ये कौन से में आ जाएगा, अपने मैक्रोस्कोपिक में। ठीक है, उसी प्रकार सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म स्तर पर। सूक्ष्म बोले तो एकदम छोटे लेवल पर, छोटे लेवल कहाँ से आ जाएगा, जहाँ पे नाभिक, अणु, परमाणु, तो आप क्या बोलोगे, नाभिक स्तर की घटनाओं का अध्ययन, नाभिक स्तर की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर नाभिक स्तर की घटनाओं का अध्ययन कहाँ पर, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में। चलो ठीक है सर, ये तो हमें बात समझ में आ गई कि हमें फिजिक्स का कार्य क्षेत्र पढ़ना है, तो हम बड़े वाले को अलग कर लें, छोटे वाले को अलग कर लें, तो दो अलग अलग क्या बन जाएगी, फिजिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या लाइन लिखोगे कि भौतिकी के कार्य क्षेत्र को अध्ययन करने के लिए इसके आगे इसके उप विषयों का अध्ययन यानी सब डिसिप्लिन, यानी अब अपन कहें कि आपने बॉल फेंकी, ठीक है, इसका अध्ययन अपन कैसे करें, इस कौन से नियम लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप पे भार लग रहा है पृथ्वी पे, उसका भार कितना होगा, द्रव्यमान क्या है, इस प्रकार के अध्ययन कहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी वस्तु का ताप मापा है, ठीक है, तो ताप कितना आएगा, इस प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन कहाँ करेंगे। तो इस प्रकार के कार्य क्षेत्रों को बताने के लिए आगे आप क्या लाइन लिखोगे कि भौतिकी के कार्य क्षेत्रों को और बताने के लिए इसके उप विषयों का अध्ययन किया जाता है। सब डिसिप्लिन यानी इसके जो डोमेन्स, एक तो डिसिप्लिन हो गए दो, यानी सब डिसिप्लिन का अध्ययन किया जाता है। और डिसिप्लिन क्या है अभी पर नोट डाउन करते हैं। अब देखो आगे जनरली क्या होता है, फिजिक्स आपके दो डिसिप्लिन यानी दो विषयों में डिवाइडेड है। वो दो विषय कौन कौन से हैं अपने पास, दो विषय कौन कौन से हैं। पहला विषय है अपने पास क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जिसे बोलते हैं हिंदी में अपन चिर सम्मित भौतिकी। और दूसरा सब्जेक्ट है वो है अपने पास, उसे अपन क्वांटम आप भी बोलने लगे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वांटम फिजिक्स, या इसे अपन आगे मॉडर्न फिजिक्स भी बोलेंगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इसी क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगी। क्वांटम भौतिकी, नोट डाउन करते रहना साथ में। ठीक है, अब देखो या पोज करके नोट डाउन कर लेना। आपने क्या किया, भौतिकी के कार्य क्षेत्र जो दो कौन से थे, मैक्रो और माइक्रो, स्थूल और सूक्ष्म, उन्हीं में से दो आपने क्या कर दी, डिसिप्लिन या दो सब्जेक्ट निकाल लिए फिजिक्स के। कौन कौन से, एक तो क्लासिकल, एक क्वांटम। ठीक है, तो आपसे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, आप वो इजी क्लासिक होता है ना, इस प्रकार क्लासिकल मतलब पुराना। ठीक है, जो पहले से भी पढ़ा है सेम, उसमें खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में अपन स्थूल स्तर की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल की घटनाओं का। यहाँ पर
स्थूल स्तर की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थूल स्तर की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, और यहाँ पर किसका अध्ययन होगा? यहाँ पर सूक्ष्म स्तर की घटनाओं का अध्ययन होगा, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल की घटनाओं का अध्ययन, सूक्ष्म स्तर की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इन्हीं दोनों डिसिप्लिन से आगे भी आपके सब डिसिप्लिन यानी उपविषय बना रखे हैं। जैसे आप कहते हो ना, ये तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, उष्मागतिकी पढ़ रहे हैं, ये इस प्रकार के। जैसे आपने पढ़ा ना 9th में, 9th वाला पोर्शन किसका सब्जेक्ट में था? ठीक है, वो अपन बात कर रहे हैं। देखो, इसके आगे आपके कुछ डिसिप्लिन बना रखी है। पहली है अपने पास मैकेनिक्स। देखो, थोड़ा इंग्लिश से अवेयर हो जाना, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके हर जगह सेम रहने वाली है। अब आप चाहे बीटेक करो, चाहे मेडिकल डॉक्टर बनो, तो आपको थोड़ा तो इंग्लिश से अवेयर होना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। मैकेनिक्स, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? यांत्रिकी। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसके सामने आप लिखते जाना आपकी बुक में। यानी यांत्रिकी में कौन सी घटनाओं का अध्ययन होगा? यांत्रिकी में न्यूटन के गति के नियमों का अध्ययन होगा। ठीक है, कोई वस्तु आपने फेंकी है तो कितने वेग से गई, कितने टाइम में पहुंची, वहाँ उस वस्तु पर आपने कौन सा बल लगाया, तो यानी न्यूटन के गति के नियमों का अध्ययन इसमें होगा, पहली बात। ठीक है, किसमें? यांत्रिकी में। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियमों का भी क्या होगा? अध्ययन होगा। ठीक है, आपने एक 4 मीनार से क्या बॉल फेंकी, एक बड़ा गोला फेंका, पहले कौन पहुंचा, इस प्रकार के अध्ययन को अपन गुरुत्वाकर्षण नियमों का अध्ययन होगा, वो भी कहाँ पर होगा? यांत्रिकी में होगा। ठीक है, और किस प्रकार के अध्ययन? और कोई भी, जैसे अब देखो, आप यहाँ से पढ़ोगे कोई गोला है, उसको आपने घुमाया, ठीक है, एक चकती है उसको घुमाया, तो उस पर किस प्रकार की गतियाँ होगी, यानी उनका संगठन कैसा है, उनका द्रव्यमान केंद्र कैसा है, इस प्रकार का अध्ययन कहाँ पर होगा? मैकेनिक्स में होगा। और सारे बल जो आप पढ़ते हो, फ्रिक्शन वाला, घर्षण बल, अभी अपन कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के साथ ही पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चौक में ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी यानी आपको दिख वर्ड से दिख रहा है वैद्युत गतिकी। आपने 10th में जो पोर्शन पढ़ा था ना, कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट वाला, विद्युत धारा वाला। ठीक है, वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा। कोई आपसे पूछे वर्क पावर एनर्जी वाला किस फिजिक्स में आता है, वो किस में आएगा? मैकेनिक्स में आएगा, यांत्रिकी में। अब देखो, इसमें किस प्रकार की बातों का अध्ययन होगा? इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है। ये आपकी 12th की है, ये वाली, ये 11th की है। ठीक है, इसे किस प्रकार का आवेश है। ठीक है, स्थिर आवेश, यानी अगर आवेश रुका हुआ है तो कैसा व्यवहार करेगा, आवेश दौड़ रहा है यानी गति कर रहा है तो कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात होगी? एक तो चार्ज की बात होगी, ठीक है, और किसकी बात होगी? करंट की बात होगी। चार्ज बोले तो आवेश, करंट बोले तो विद्युत धारा, करंट की बात होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिज्म की बात होगी, यानी चुंबकत्व की बात होगी। चुंबकत्व मतलब आपने 10th में वो प्रयोग पढ़ा था कि अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, कुंडली है, ठीक है, आप उसके पास क्या ले आ रहे हो? चुंबक ला रहे हो बार बार, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ओस्टवोल्ट वाले प्रयोग पढ़े थे ना, तो यानी मैग्नेटिज्म भी किसका गुण होता है? विद्युत का गुण होता है, चुंबकत्व। वो अपन कहाँ पर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? आपने पढ़ी होगी 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है। कौन कौन सी? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ये तो पहली बार नाम सुना है, पहली बार सुना है क्या? नहीं। जैसे अपने पास घरों में इन्वर्टर लगा होता है, उसमें कौन सी धारा होती है? जो अपने पास बाहर से सप्लाई आती है जीएस से, वो कौन सी धारा होती है? तो उसका अध्ययन भी कहाँ पर करेंगे? इसमें, यानी एसी, अल्टरनेटिव करंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रत्यावर्ती धारा। इसका अध्ययन भी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इतनी बात समझ गए? ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, इतनी चीज़ लाइन बोली मैंने, आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि इस ब्रांच में आप ओस्टवेल्ड के प्रयोग, फेराडे के प्रयोग, कूलाम के नियम,
है ना। कूलाम के नियम, मैक्सवेल के नियम, इनका भी अध्ययन यहीं करते हो। इन्हीं नियमों से तो अपने क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनती है। ठीक है, ये हो गई आपने 5। अगली ब्रांच के बारे में बात करें, इसको मिटाते हैं, आप ये साइड में लिखते रहना, ठीक है। अगली ब्रांच है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, मिक्स नहीं, मिक्स एक ही बात है सर। थर्मोडायनेमिक्स, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, उष्मागतिकी। अब आप इतना तो थोड़ा समझ ही गए हो कि जहाँ डायनेमिक्स आएगा वहाँ मोशन होगी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, उष्मागतिकी का मतलब क्या है कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स की, ऐसा विषय जहाँ पर हम ताप का, उष्मा का और इन दोनों के बीच हो रहे सामंजस्य का, आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका फ्रिज कैसे काम करता है, वो चीज़ को ठंडा कैसे कर रहा है, ठीक है। एक आता है अपने पास, अपन सर्दियों में क्या यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ लेते हैं, वो किसी चीज़ को गर्म कैसे करता है, ठीक है। इस प्रकार का अध्ययन कहाँ पर होगा, उष्मागतिकी में होगा। यानी आप लाइन लिखना चाहो तो जहाँ पर ताप और उष्मा का अध्ययन किया जाता है, यानी हीट और टेम्परेचर की स्टडी कहाँ पर होगी, थर्मोडायनेमिक्स में होगी। ठीक है, यहाँ पर किसके नियम आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के नियम आ जाएंगे। और मैकेनिक्स में किसके नियम आ जाते हैं, न्यूटन के नियम आ जाते हैं। और यहाँ किसके नियम आए, अभी मैंने बताया थे ना, कूलाम का, फैराडे का, इनके नियम आ जाते हैं। ठीक है, मोटा मोटी याद रखना, जब अपन डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ सीख जाओगे यहाँ से। मेरा काम यहाँ पे है आपको इंट्रोडक्शन कराना इन सारी चीज़ों से, अपन पढ़ क्या रहे हैं ये तो पता हो। जब तक आपको एक्साइटमेंट नहीं आएगा पढ़ने का मतलब क्या। ठीक है, अगली अपने पास जो ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ये नाम थोड़ा सुना है सर, कहाँ सुना है, 10th में, कहाँ पर पार्ट था ना अपना आँख वाला, वो यानी प्रकाशिकी। क्या हो गया, प्रकाशिकी। तो इस प्रकार की ब्रांच जहाँ पर हम प्रकाश के उपकरणों, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, और कौन से, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये होते हैं ना, ठीक है। इन प्रकार के उपकरणों और प्रकाश के नेचर का, यानी उनके लेंस बनते हैं ना, लेंसों का अध्ययन जहाँ पर करेंगे वो कौन सी होगी अपने पास, ऑप्टिक्स होगी। देखो वहाँ पर आपने जो 10th में पढ़ी थी वो तो केवल आपके पास रे ऑप्टिक्स थी, उसका एक पोर्शन था। इसमें आगे हम वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश भी पढ़ेंगे, वो आपके 12th का पोर्शन आएगा। इतनी बात याद रखना। प्रकाशिकी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, एक तो अपने पास होती है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी, रे यानी किरण, रे ऑप्टिक्स, और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों आपके 12th का पार्ट है, ठीक है। इसे बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तो ये सारी ब्रांच थी अपने क्लासिकल फिजिक्स की, चीरसमित भौतिकी की, ठीक है। इनमें आपके 11th और 12th दोनों का पोर्शन है, लेकिन स्टडी किस पे हो रही है, मोटा स्तर पर, बड़े रूप में स्तर पर हो रही है स्टडी, ठीक है। अब आ जाओ उस पर चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स या सूक्ष्म स्तर की घटनाओं का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किसका अध्ययन होगा, यहाँ पर एटम का अध्ययन होगा। एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं ना, एटॉमिक फिजिक्स यानी एटम का अध्ययन होगा, ठीक है। एटम मतलब आणविक, ठीक है। यहाँ पर और किसका अध्ययन होगा, मॉलिक्यूलर यानी कणों का अध्ययन, अणु होते नहीं तो, अणु और परमाणु यानी परमाणुविक भौतिकी, सॉरी मैंने आणविक बोल दिया था क्या, परमाणुविक भौतिकी, ये आणविक भौतिकी। मॉलिक्यूलर फिजिक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे। और कहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे अपन, नाभिक का अध्ययन करेंगे, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियस फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन कहाँ पर होगा, इसी पर होगा। ये भी आपके 12th के पोर्शन है, ठीक है। अगर और यहाँ पे चले जाएं, आपने पढ़ा होगा अर्धचालक, कुचालक, अगर सेमीकंडक्टर बहुत छोटे लेवल पे चले जाएं तो यहाँ पर उनका भी अध्ययन होगा, सेमीकंडक्टर का भी। ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का भी ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर का भी यहाँ पर स्टडी होगी। इतनी बात हो गई। हिंदी में कौन सा, आणविक भौतिकी, परमाणुविक भौतिकी, परमाणुविक, आणविक भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। और ये आपके सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इनकी यहाँ पर स्टडी होगी। तो ये आप क्या लिख सकते हो कि अगर
अणु, परमाणु, नाभिक और इनका संगठन कैसा है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों का आदि, किस प्रकार की संरचना है, किस प्रकार का इनका द्रव्यमान है, किस प्रकार इनकी गति है, कहाँ पर कैसे ये पाए जाते हैं, क्या इनकी कक्षाएं हैं, इन सभी का अध्ययन कहाँ पर होगा, क्वांटम फिजिक्स में होगा। ठीक है, ये अपने पास मोटा मोटी अपने पास फिजिक्स की 2 डिसिप्लिन की नंबर ऑफ सब डिसिप्लिन, एक विषय के बहुत सारे उपविषय हैं। इतनी बात नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का स्कोप कहाँ है, कहाँ पर इसका क्षेत्र है। एक लाइन अपन और लिखेंगे जिसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी हमने बात की कि फिजिक्स का स्कोप यानी कार्य क्षेत्र कौन कौन सा है। तो अपन एक लाइन इसके आगे ये लिख सकते हैं कि फिजिक्स का कार्य क्षेत्र ऐसे देखें तो बहुत विस्तृत है। तो अगर अपन द्रव्यमान, लंबाई और समय के रेस्पेक्ट में देखें तो ये पूरे अपने ब्रह्मांड को कवर कर लेता है। एक छोटी से छोटी चीज़ क्या होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरा यूनिवर्स यानी गैलेक्सी तक कवर कर सकता है ये। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र या स्कोप ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का कार्यक्षेत्र अपन क्या ये बहुत अधिक वाइड या विस्तृत है, तो किसके संदर्भ में देखें, अगर द्रव्यमान के संदर्भ में देखें या द्रव्यमान की रेंज में देखें, द्रव्यमान की परास के संदर्भ में, द्रव्यमान की परास के संदर्भ में, द्रव्यमान की परास के संदर्भ में इसमें देखें, देखो तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया था, कितना था 9.1, सॉरी नहीं बताया होगा, लास्ट क्लास में थी, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर देखें तो 10 की घात माइनस 31 kg, ये किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 10 की घात 55 kg, ये किसका द्रव्यमान है सर, ये द्रव्यमान है अपने यूनिवर्स का। ठीक है, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये किसका है, अपने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का। अब देखो, आपने इसकी रेंज की बात की ना, परास, अब आप एक छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन से लेकर कहाँ तक अध्ययन करते हो, पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान तक का अध्ययन कहाँ पे करते हो, फिजिक्स में करते हो। ये किसके हो गया, द्रव्यमान के संदर्भ में। अगर अपन लंबाई के संदर्भ में देखें, लंबाई की परास के संदर्भ में, देखें तो आप देखते हो 10 की घात माइनस 14, 10 की घात माइनस 14, ये किसकी साइज है, ये आपके न्यूक्लियस की साइज है। द लेंथ ऑफ, आप चाहो तो ये आपके नाभिक की साइज है, न्यूक्लियस की साइज है ये। ठीक है, और यहाँ से लेकर 10 की घात 26 मीटर में ध्यान रखना, और ये किसकी साइज है, आपके यूनिवर्स की साइज है, यूनिवर्स की साइज। ये अपने किस में देखा, लेंथ के रेस्पेक्ट में देखा। हमने देखा कि लंबाई सबसे छोटी किसकी, न्यूक्लियस की, और सबसे बड़ी यहाँ पर कितनी ले ली, यूनिवर्स की, 10 की घात माइनस 26, कितनी बड़ी मात्रा होगी सोचो, और 10 की घात माइनस 14 कितनी छोटी मात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ अपन किसके संदर्भ में देख रहे हैं, भौतिक राशियों को मापने के संदर्भ में अपना फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज हो रखा है। बात समझे इतनी। इसी प्रकार अगर अपन समय यानी सेकंड के संदर्भ में देखें, समय की परास के संदर्भ में आप लिख लेना पूरा, तो आप क्या देखते हो, समय क्या मात्रक अपने पास क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप देखते हो 10 की घात माइनस 22 सेकेंड। अब आपको ये कहाँ से आ गया, ये वो टाइम है जिस टाइम में आपके प्रकाश किसी एक नाभिक को पार कर जाता है। ये वो समय है जिसमें प्रकाश अपने न्यूक्लियस को पार कर जाता है। आप हिंदी में लिख लेना। ठीक है, और ये 10 की घात 18 तक ये किसका टाइम है, ये सन का लाइफ टाइम है। ये सन का क्या है, लाइफ टाइम है।
ठीक है, सन के प्रकाश का लाइफ टाइम। अब देखो 10 की घात -12 सेकेंड से 10 की घात 18 सेकेंड, कितना लंबा चीज़ चलेगी। ठीक है, तो इस अपन रेंज में भी क्या देख रहे हैं कि फिजिक्स का कार्य क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है। ठीक है, ये बात होगी अपने फिजिक्स के स्कोप की, नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि फिजिक्स के एक्साइटमेंट क्या क्या है, ऐसे क्या एक्साइटमेंट है जिसके कारण अपन फिजिक्स की स्टडी करें। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब अपने पास जो नेक्स्ट हेडिंग है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है या अगर बात करें हमें व्यू दिखते हैं जो हमें एक्साइटमेंट करें। पहला है, देखो आप जो डेली लाइफ में देखते हो, आप जो डेली लाइफ में आप एज्यूम करते हो कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है, टेलीविज़न कैसे चलता है, एंटीना का क्या काम है, ये पंखा चल रहा है तो इसमें आर्मेचर क्या काम करती है। ठीक है, इस प्रकार के सारे चीज़ों यानी डेली लाइफ की सारे भी जो आपके फिनोमिना हैं, डेली लाइफ के सारे जो भी फिनोमिना हैं वो आपको फिजिक्स के बारे में एक्साइटमेंट करते हैं। ठीक है, और आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो जो कुछ नियम हैं, फ्यू लॉज, यानी बहुत ही कम जो नियम है जैसे ग्रेविटेशनल वाला, ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फ्यू लॉज कैन एक्सप्लेन मैनी इवेंट्स, एक्सप्लेन मैनी इवेंट्स। आप हिंदी में क्या लिखोगे अभी बताता हूँ, आप हिंदी में ऐसा लिखोगे, यानी एकीकरण का जो सिद्धांत प्रिंसिपल था, एकीकरण का जो सिद्धांत यूनिफिकेशन वाला, यानी बहुत कुछ ही नियम जो बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। और क्या दिखता है अपन को, और अपन क्या देखते हैं कि जैसे आपने क्या किया, मान लो आपने किसी भी, जैसे अपने स्टीम इंजन है, ठीक है, अब आपने इसको स्टडी करनी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी की जानकारी लिखते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको देखना है यानी प्रौद्योगिकी के बारे में, तो आप किसकी स्टडी करोगे, फिजिक्स की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे तो एक्साइटमेंट आपको बहुत सारी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मोटा मोटी बात करें तो अपन डेली लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है उनको जानना चाहेंगे। ठीक है, तो एक्साइटमेंट तो वहाँ से बनता है। तो ये अपने पास था एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का, ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इसकी बात कर रहे हैं कि फिजिक्स को जानने की जिज्ञासा कब होती है, जब अपने पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है, नियम आता है, तो अपन उसके बारे में भागते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर ये हुआ तो आगे क्या होगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी आ गई तो आप ये भी बता सकते हो, फ्यूचर बताना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। ये कैसा काम हो गया भाई, फ्यूचर कौन कैसे बता सकता है। गूगल मैप देखा है, गूगल मैप एग्जाम्पल लिख लें, गूगल मैप, हाँ ये देखा है यार, सब देखा तो है, बहुत यूज़ किया है। अब गूगल मैप क्या है, अब आपको गूगल मैप जैसे आपने सर्च किया, यहाँ खड़े हो, आपने सर्च किया जयपुर कितना दूर है, ठीक है, तो आपके स्थान से, आपकी करंट लोकेशन से जयपुर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो किसी ने फित्ता बिछा के मापा थोड़ी था, तो वो कैसे पता लगा आपको, कैसे पता लगा, आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अगर आपको टाइम और वेलोसिटी या वेग पता है तो आप दूरी नहीं बता सकते क्या। ठीक है, तो अगर आप कैसे, आपने पढ़ा ना 10th में, क्या पढ़ा था आपने, चाल बराबर दूरी बट्टा समय पढ़ा था ना। ठीक है, अगर आपको स्पीड आपके पास है, समय आपके पास है, तो दूरी बता देगा, और दूरी और समय आपके पास है तो आपको चाल बता देगा। तो इसीलिए तो गूगल मैप ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो, टेक्नोलॉजी से फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़, फ्यूचर ऐसे किसी आदमी का फ्यूचर नहीं बताना अपन को। ठीक है, केवल जनरली अपन बात करें कि कौन सी चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, ये बात हो गई एक्साइटमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये फिजिक्स है वो टेक्नोलॉजी कैसे देती है, यानी प्रौद्योगिकी और अपनी सोसाइटी। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और अपनी सोसाइटी यानी समाज। हिंदी में लिखो तो भौतिकी, ये टॉपिक ऐसा लग रहा है नहीं अपन ये कोई सामाजिक विज्ञान जैसा पढ़ा रहे हैं कुछ, भौतिकी, प्रौद्योगिकी, थोड़ा इंटरेस्ट की लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। देखो
ये तीनों चीज़ एक दूसरे से आपस में कोरिलेट होती है, क्योंकि आप समाज में कुछ चेंज लाना चाहोगे तो आप टेक्नोलॉजी चेंज करोगे, और टेक्नोलॉजी आपको चेंज करनी है तो क्या पढ़नी पड़ेगी, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। एक ऐसी बात होगी सर हमें तो नहीं पढ़नी फिजिक्स। आप देखो, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टीम इंजन पढ़ना था, यानी भाप का इंजन पढ़ना था। छोटी क्लास में बहुत पढ़ा था भाप का इंजन, भाप का इंजन का आविष्कार कब हुआ, है ना। तो भाप का इंजन आपको पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊष्मागतिकी पढ़नी पड़ेगी, यानी थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ऊष्मागतिकी पढ़नी पड़ेगी। एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की स्टडी करने के लिए आपको क्या पढ़नी पड़ी, ऊष्मागतिकी, यानी ऊष्मागतिकी आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, ऊष्मा का और ताप का इनका अध्ययन, यानी आपको हीट का और टेम्परेचर का अध्ययन कराएगी। तो अगर इन्हीं चीज़ों का आपको नॉलेज होगा तो आप भाप इंजन में कोई चेंज करना होगा। अब आपका भाप इंजन मान लो थोड़ा क्या पुरानी क्वालिटी का, उसको अच्छी क्वालिटी पे लाना है तो आप इन चीज़ों में चेंज नहीं करोगे क्या, इनकी नॉलेज आपको चाहिए होगी। तो ये अपने पास टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं, ये पहला कर लेना। अगर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ते हो कि ये सुपर कंप्यूटर आ गया, ये वाला कंप्यूटर आ गया, ये सब कैसे बने, कोई ऊपर से तो आए थोड़ी थे, किसी ने बनाई है। तो एक आती है, नाम पढ़ा आपने सुना होगा, सिलिकॉन चिप आती है। ये सिलिकॉन चिप का आविष्कार हुआ, ये आविष्कार कैसे हुआ, फिजिक्स से ही तो हुआ। तो फिजिक्स ने क्या दिया आपको, टेक्नोलॉजी दी, वो टेक्नोलॉजी क्या दी, सुपर कंप्यूटर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले अपन स्टोरेज करने के साधन क्या होते, बड़े बड़े, यानी वो कैसेट आती थी, आजकल क्या आता है मेमोरी कार्ड, इतना सा आ गया है। ठीक है, यानी जैसे जैसे टाइम जा रहा है फिजिक्स अपन को नई टेक्नोलॉजी के थ्रू ले जा रहा है। ठीक है, अब तो वायरलेस फ़ोन XYZ, पहले अपने बहुत सारी चीज़ देखते ना, यानी अपन को टेक्नोलॉजी है वही क्या देती है, फिजिक्स। यानी अगर आपने समाज की ज़रूरत नहीं हो, समाज में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो अपन क्यों चीज़ लाएंगे। अगर समाज में उस चीज़ की ज़रूरत है तो अपन किस तरफ जाएंगे, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, फिजिक्स से आएगी। यानी ये तीनों चीज़ आपस में क्या है, रिलेटेड है। नोट डाउन कर ली। अब मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी और दे देता हूँ इसी के साथ। देखो, ये अपना जो फिजिक्स वर्ल्ड है, इस पार्ट में आपके पास ज़्यादा बातें, आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो और फिजिक्स में अभी तक क्या क्या हो गया है, उसका आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, और कुछ नहीं है, छोटा सा सारांश है। अब देखो, एक ही मैं और एक्साइटमेंट बताऊँ आपको कि अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसका यूज़ कहाँ कहाँ आएगा। जैसे आप पढ़ोगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम आप ये पढ़ोगे। ये नियम आपको, न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम होता है, वो आपको रॉकेट का जो नोदन होता है, रॉकेट कैसे ऊपर उड़ता है उसके बारे में बताता है, रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। ठीक है, आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स है, अभी पढ़ा ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको किसकी स्टडी कराएगी, किसकी, भाप इंजन की, यानी स्टीम इंजन की स्टडी कराएगी, स्टीम इंजन की स्टडी कराएगी। ठीक है, और क्या पढ़े। ठीक है, अगर आप FM यानी द्रव यांत्रिकी पढ़ोगे, मैं दोनों में लिख देता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, द्रव यांत्रिकी पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, वो आपको अध्ययन कराएगी कि जैसे ही भाई अपन ये टॉवल होता है, तौलिया होता है, वो जैसे अपन पानी पे डालते हैं, ये पानी क्यों सोख लेता है, किसका अध्ययन कराएगी अपन को, ये कैपिलरिटी का अध्ययन कराएगी, कैपिलरिटी का अध्ययन कराएगी। ठीक है, और इसमें अपन ये पढ़ेंगे, जैसे अब हवाई जहाज़ है, ये रनवे पे चलता है, चलता चलता अपने आप ऊपर उठना है, उसको रनवे की क्यों ज़रूरत पड़ी, सीधा हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर क्यों नहीं उठ पाया, तो ये भी कहाँ पर ही बताएगा अपन को, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लॉ से दूसरे के साथ क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो ये अपन आगे देखेंगे 11th की फिजिक्स में कि कौन सा लॉ क्या काम करता है। ठीक है, आप देखोगे कि बर्फ़ का जमना, बर्फ़ का पिघलना, ये सब इस लॉ में आ जाएंगे।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके जो फिजिक्स वर्ड था, ठीक है, ये मोटा मोटी किस पे था, आपके फिजिक्स को आपको एक्साइटमेंट बनाना, ठीक है, इसको आपको दैनिक जीवन में कैसे काम लाने हैं, फिजिक्स को चेंज करेंगे तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या इसका यूज़ है, ये था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पहले चैप्टर का, ठीक है। तब तक के लिए रिविजन करते रहिए। थैंक यू।